हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज हम फिनिश करेंगे आईईडी के चैप्टर नंबर 2 को आज। देन वी हैव कम बैक ऑन द सेम डे विद लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड 2.4। Welcome to SG Growth with Sudhir Mittal. Before we actually start the topic, let us see the list of topics in this chapter. 2.1 से लेकर 2.3 तक हम ये 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आपने देख ली होंगी कि नहीं देखी, तो इन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप किसी भी टॉपिक को जब चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड का पोजीशन 40 इयर्स के बीच में, आपको पता ही है कौन सा पीरियड की हम बात कर रहे हैं। और आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट इस चैप्टर में आएगा वो आएगा इस चैप्टर का एग्जाम सीरीज। इस चैप्टर में इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अपने प्रैक्टिस के लिए एक बार रिवाइज करने चाहिए। आज का टॉपिक हमारा होगा फॉरेन ट्रेड। शुरू करते हैं इस तरह से। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रॉम 1950 टू 1990 इन 40 ईयर्स के पीरियड में हमारी कंट्री में जो फॉरेन ट्रेड था, दैट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के रिगार्डिंग किस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिज़ाइन करी और उसका हमें क्या बेनिफिट और क्या लॉस इस तरह से रहा, ये हम असेसमेंट करेंगे आज की क्लास में पूरा। देखिए, गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 1950s में डिस्कस की गई और डिसाइड की गई, उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हमको अपने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना था खुद अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स से। हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे उस समय और वो इंपोर्ट्स की कॉस्ट पे करने के लिए कंट्री के पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमको किसी पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट यूएस से या यूके से इंपोर्ट करना है और हमको वहाँ पेमेंट करनी पड़ रही है या तो डॉलर में या फिर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में, तो वो जो करेंसी थी वो हमारे पास थी नहीं, बिकॉज इंडिया के एक्सपोर्ट्स ही नहीं थे उस टाइम पे ज़्यादा। तो इस सब हालत से, इस सब क्राइसिस से बचने के लिए हमारी नीड थी कि हम अपने इंपोर्ट्स को बहुत ही कम कर लें। तो इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, दैट मीन्स इंपोर्टेड आइटम्स को अपने खुद के बनाए हुए आइटम से रिप्लेस करने के लिए हमने, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने फोकस किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। खास बात और इसमें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। हम बनना चाहते थे सेल्फ रिलायंट, दैट मीन्स हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे ताकि हमें बाहर के कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। नंबर 2, सेविंग प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज। मैंने आपको बताया हमारे कंट्री में पहले से फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी और जितनी थी अगर वो सारी हम इंपोर्ट पे खर्चा करने के लिए लगा देंगे तो जो और उसकी नीड होती है वो कैसे फुलफिल करेंगे। तो इससे बचने के लिए भी हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ी। यहाँ पे हमने एक बात बताई आपको कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटेन नो लॉन्गर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? अभी हमने आपको बताया कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, चाहे वो डॉलर्स थे, चाहे वो पाउंड था, चाहे वो और कोई करेंसी थी, तो उनकी बड़ी शॉर्टेज थी। वो शॉर्टेज क्यों थी कि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को तो ब्रिटेन ने इंडिया से रॉ मटेरियल्स खरीदने बंद कर दिए। जब तक हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे तब तो वो हमसे खरीदते थे रॉ मटेरियल और अपने कंट्री से वापस इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंस मिल गया तो ब्रिटेन ने अपने जो यहाँ से सामान जाता था रॉ मटेरियल, कॉटन है या इंडिगो है या और बहुत सारी कैश क्रॉप्स थी वो जाती थी, वो उन्होंने अब यहाँ से लेना बंद कर दिया। तो जब इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो इंडिया को फॉरेन करेंसी में मिलने वाला पेमेंट जो इंडिया के पास पहले आता था वो भी खत्म हो गया। जब इंडिया के पास फॉरेन करेंसी नहीं बची तो फॉरेन करेंसी के एब्सेंस में क्या हुआ, इंपोर्ट करने बड़ा मुश्किल, क्योंकि आप पैसे कहाँ से भरोगे अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी नहीं होगी। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटेन नो लॉन्गर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, देयरफॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स वर नेग्लिजिबल एंड द फॉरेन एक्सचेंज वाज स्कार्स। यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज थी फॉरेन एक्सचेंज की बिकॉज हमारे हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम हो गए थे। और क्या पॉइंट से देखिए, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो और कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनसे मिलने वाले कंपटीशन से बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें। फिर से बोल देता हूँ, वी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंडस्ट्रीज फ्रॉम द कॉम्पिटिशन गिवन बाय द फॉरेन कंपनीज। आप सोचिए कि मान लो अगर इंपोर्ट हम करते ही रहते तो यहाँ के लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है कि उनको अगर सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा तो अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स ना खरीद करके वो बाहर के प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे। तो हमारे जो कंट्री में इंडस्ट्री जो नई नई डेवलप की जा रही थी उस समय पर, तो उनकी फिर ग्रोथ कैसे होती। तो उनको बचाने के लिए, इस कंपटीशन से उनका प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज बनाई
कि इंपोर्ट कम से कम होंगे और जो इंडिया में बना हुआ सामान है वही ज़्यादा बिके इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। पॉइंट 2 देखते हैं जी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक और पहलू था क्या? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इस वाली जो स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की इंडिया में, इसका एक खास तरह का सोचने का मेंटेलिटी था कि हमको जो कुछ करना है इंडिया के अंदर अंदर ही करना है, जो रिक्वायरमेंट है खुद ही बनाना है, और यहाँ की लोगों की नीड पूरा करने के लिए ही तो इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही थी उस टाइम पर। हमने आपको 2.3 में बताया लास्ट वाली क्लास में। तो आप ये देखिए कि बाहर से इंपोर्ट करना नहीं है और जो बनाना है वो यहीं पर बेचना है ज़्यादातर, तो इंडिया के इंपोर्ट्स तो कम हो ही रहे हैं, साथ में एक्सपोर्ट भी कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब है कि हम लोग जो कुछ है अपने अंदर अंदर ही करना चाहते थे इस कंट्री के। तो इसलिए हमने हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स, जो 5 5 साल की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ऐसी जो भी प्लान्स थे, पहले 7 प्लान्स ने खास तौर पर फोकस किया कि हमको इनवर्ड ही देखना है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। हमको फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा बिलीफ उस समय इतना नहीं रहा। यहाँ पे जो ट्रेड वर्ड आ रहा है ना, ये वाला, दिस ट्रेड वर्ड, फॉलो माई माउस, एंड दिस ट्रेड वर्ड, इस ट्रेड वर्ड का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। गवर्नमेंट वांटेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। ये हम आपको बता चुके हैं, गवर्नमेंट चाहती थी कि हमको बाहर से जो इंपोर्ट करना पड़ता है उसके पैसे फॉरेन करेंसी में भरने पड़ते हैं, वो ऐसा ना करना पड़े, हम लोग खुद से ही वो चीज़ों को बना लें। पॉइंट नंबर 3, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स। वही बात फिर से आई है घूम करके कि गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन 2 वेज, टैरिफ एंड कोटास। ये जो 2 पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखिए। आपको ऐसा ना लगे कि जो थर्ड वाला पॉइंट है वो तो पहला वाले पॉइंट को ही हमने फिर से लिख दिया, ऐसा ना लगे, ये अलग पॉइंट है। यहाँ पर हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो 2 तरीके जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो 2 तरीके क्या थे वो बता रहे हैं। पहला है टैरिफ और दूसरा है कोटाज। देखिए टैरिफ क्या होता है। टैरिफ सिंपल भाषा में, दीज मीन कस्टम ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड। अगर इंडिया कोई बाहर से सामान खरीदे, चाहे अमेरिका से चाहे किसी और कंट्री से, तो जब वो इंडिया की बाउंड्री में एंटर करेगा, कस्टम पोर्ट पे एंटर करेगा, तो वहाँ पे एक और ड्यूटी लगती है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो टैरिफ्स थे ना, कस्टम ड्यूटी को ही टैरिफ बोलते हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये टैरिफ के जो रेट्स थे वो बढ़ा दिए। दैट मीन्स अगर बाहर से कोई सामान आएगा तो वो टैरिफ लगने के बाद, यानी कि कस्टम ड्यूटी लगने के बाद और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो जब महंगा हो जाएगा तो यहाँ की मार्केट्स में कम बिकेगा क्योंकि वो इतना महंगा हो गया। तो ये उनको एक्सपेंसिव बनाने के लिए इंपोर्टेड गुड्स पर गवर्नमेंट ने तरह तरह के टैरिफ्स लगाए ताकि यहाँ के गुड्स बनाए हुए ज़्यादा बिकें बजाय कि बाहर के कंट्रीज से आए हुए गुड्स। ठीक है, तो ये था जी हमारा टैरिफ। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए पूरा पॉइंट। टैरिफ्स मेक द इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर डिस्करेज कंज्यूमर्स फ्रॉम वांटिंग द सेम। तो कंज्यूमर को तो क्या चाहिए, उसको थोड़ा सस्ता चाहिए ना, ज़्यादा महंगी चीज़ होगी वो खरीदेगा नहीं। तो यही गवर्नमेंट का पर्पस था कि इंपोर्टेड गुड्स को इतना महंगा कर दो कि वो कंज्यूमर उसको खरीद ही ना पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगाए। दूसरा था कोटाज। कोटा का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट ऑन क्वांटिटी। अगर आपको कोई पूछे कि कोटा का मीनिंग क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है या इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्सेस हैं उनको तो हम बोलते हैं टैरिफ, और टैक्सेस ना लगा करके कितनी क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट एक लगा देना, उसको हम बोलते हैं कोटा। ठीक है, हमने यहाँ पे कोटा में टैक्स नहीं लगाया, पर हमने एक लिमिट बना दी कि इस लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक तरीका होता है इंपोर्ट्स को कम करने का। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। The government imposed a maximum limit on the quantity of goods the domestic players could import from foreign countries. हमारे कंट्री के लोग या कंपनीज बाहर के कंट्रीज से कितना क्वांटिटी में सामान ला सकते हैं इंपोर्ट करके, उस पर हमने एक लिमिट लगा, गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी, उसको बोला गया कोटा। तो उस लिमिट से ज़्यादा वो क्वांटिटी में इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स ये भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका था अपने कंट्री में किए जाने वाले इंपोर्ट्स को कम करने का। उसी स्लाइड को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने 4th पॉइंट अब पढ़ेंगे, लो एक्सपोर्ट्स। हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे थे, अच्छी बात है,
लेकिन हमारे एक्सपोर्ट भी कम थे। ये एक खराब बात होगी हमारे कंट्री के साथ। कैसे? प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस इंफीरियर प्रोडक्ट्स which did not meet the international standards. Therefore, India's exports did not grow as desired. आप समझिए इस बात को कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट्स को कम किया। तो यहाँ के जो कंपनी सामान बना रहे थे, कभी भी उनको एक फेयर कंपटीशन नहीं मिला इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट से। तो अब वो जिस क्वालिटी का यहाँ पर बना रहे थे पहले से, उसी में खुश थे। कभी भी उन्होंने सिंसियर एफर्ट उस लेवल की नहीं की कि हमको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करके इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचानी है। कभी भी ऐसा नहीं हो पाया। तो जब इंडिया में इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान बनेगा ही नहीं, तो वो जो सामान हमने बनाया, क्या कभी हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में तो वो चाहिए ना जो क्वालिटी में बहुत अच्छा है, और हम ऐसा बना नहीं पा रहे। तो इस रीज़न से हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स गिरते हुए रहे, हमेशा कम रहे। एक्सपोर्ट ना होने की वजह से बड़ी मुसीबतें रही, क्योंकि जो भी इंपोर्ट कंपलसरी थे इंडिया के किए जाने वाले, कुछ इंपोर्ट्स कंपलसरी होते हैं, वो करने ही पड़ते हैं, अब चाहें या ना चाहें। तो उनको भरने, उनके पैसे भरने के लिए जो हमको फॉरेन करेंसी चाहिए, उस करेंसी की अवेलेबिलिटी भी कम थी हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट्स नहीं थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा और भी अच्छा जब आप मैक्रो में मुझसे फॉरेन करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट 5 देखिए, इनकरेक्ट गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी कि गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को कैसे हैंडल किया अपने, देखिए हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन किया हुआ एक बहुत बड़ा फंड होता है, जिसमें कई तरह की फॉरेन करेंसीज के बड़े बड़े रिजर्व्स होते हैं। तो ये हमने ठीक से मैनेज नहीं किया, ऐसा हम इस पॉइंट में बता रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया फोकस ऑन सेविंग फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, बट दे डिड नॉट वर्क इनफ फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज बाय इंक्रीजिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट्स। हमने ये तो चाहा कि हमको फॉरेन करेंसी खर्च ना करनी पड़े, तो इसके लिए हमने इंपोर्ट्स को कम कर लिया, तरह तरह के टैक्सेस लगा करके या टैरिफ या कोटाज लगा करके। लेकिन हमने इस बात पे इतना अच्छा ध्यान नहीं दिया कि कंट्रीज के एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। अगर हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स काफ़ी होते तो हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस ही नहीं होता। तो इस तरह से ना कुछ मिसमैनेजमेंट रहा इन 40 सालों के पीरियड में, कि हमारा फॉरेन करेंसी के मैनेजमेंट के लिए जो जिस तरह की पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की, वो परफेक्ट नहीं थी। दिस वॉज द रीज़न इंडिया ऑलवेज फेस्ड ट्रेड डेफिसिट। यही कारण था कि हमारे को ना इंडिया में हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहा। ट्रेड डेफिसिट किसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए। जब हमारे कंट्री के इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं एक्सपोर्ट्स से, व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, देन वी कॉल इट ए पोजीशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट। यानी कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में घाटा हो गया, पैसे भरने ज़्यादा हैं और पैसे मिलने कम हैं। तो यही कारण थे हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के उतने परफेक्ट ना होने के, जो हमने अभी तक पढ़े। एक पॉइंट हमने यहाँ पे और लिखा, दिस सिचुएशन फोर्स्ड इंडिया to adopt new economic policy NEP in 1991. We study this in the coming chapter. जो हमारे कंट्री में क्राइसिस रहा कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कंप्लीट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, और हम लोगों को हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, ये जो समस्याएं थी, ये समस्याओं ने इतना हमको प्रॉब्लम में डाल दिया 1990 तक, कि हमको फिर नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स 1991 में हमको हमारी कंट्री को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ी, जो कि हम अगले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा नेक्स्ट वाला, चैप्टर नंबर 3। आप उसके लिए बहुत ईगरली वेट कीजिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग चैप्टर है। इग्नोरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बिल्कुल इग्नोर किया इंपोर्ट को कम करने के चक्कर में। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन always made the country staring at a foreign currency crisis. गवर्नमेंट ने कभी भी एक्सपोर्ट को उतना सीरियसली नहीं लिया, या वो नहीं ले पाए, इस पोजीशन में ही नहीं थे। तो इस वजह से हमेशा हमको, जो हमारा कंट्री था, उसने स्टेयर किया, दैट मीन्स मतलब उसके सामने एक खतरा लटकता रहता था कि कभी भी फॉरेन करेंसी का क्राइसिस हो सकता है। इन 1990 में, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, the situation became worse when the foreign exchange reserves of India sank to record bottom. अब 1990 में क्या हुआ कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स था आरबीआई के पास, वो सबसे ज़्यादा कम हो गया हिस्ट्री का।
हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कम जो रिकॉर्ड हुआ रिजर्व्स का लेवल वो 1990 में था। किस चीज़ का रिजर्व? फॉरेन एक्सचेंज का। तो सो मच सो दैट वी हैड टू प्लेज आवर गोल्ड रिजर्व्स विद द वर्ल्ड बैंक। हमको इतना मुश्किल में डाल डाल दिया गया उस समय कि हमको अपने जो कंट्री में कुछ गोल्ड के रिजर्व्स थे आरबीआई के पास, वो रिजर्व्स हमको गिरवी रखने पड़े वर्ल्ड बैंक के पास कुछ टेम्परेरीली फंड बोरो करने के लिए, ताकि हम अपने क्रिटिकल इंपोर्ट्स और बोरोइंग्स का जो रीपेमेंट है उनको फाइनेंस कर पाएँ। दैट मीन्स जो कंट्री की बिल्कुल इमीडिएट नीड्स थी, जिनके बिना काम नहीं चलता, ऐसे इंपोर्ट्स, और जो पहले से उधारी कहीं से हमने लोन लिया हुआ है किसी और कंट्री से या वर्ल्ड बैंक से, उनकी जो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती हैं, तो उन सबको ये सब मीट करने के लिए हमको अपने गोल्ड रिजर्व्स को, यानी कि इमरजेंसी वाले फंड को भी गिरवी रख करके तब पैसे हमको लेने पड़े, तब जाके हमारा काम चला। तो ये भी एक कारण था कि हमको 1991 में एक अलग से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। तो ये जो टॉपिक था ना फॉरेन ट्रेड का, बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का हमारा ये वाला टॉपिक। इसमें आपने जाना कि जो अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई इस साल के बाद 1990 के बाद, तो अब हमारा क्या शेप होगा, उसके लिए इंटरेस्ट आपका अभी से बन गया होगा, आई होप। एंड आई एम श्योर इन नेक्स्ट चैप्टर यू विल टेक इमेंस इंटरेस्ट एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट इंडियाज इकोनॉमी। तो इसके साथ हमारा टॉपिक 2.4 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद जो आएगा इस चैप्टर का एग्जाम सीरीज आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। हम आपसे मिलेंगे अब टॉपिक नंबर 2.5 में विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। तब तक बाय बाय।